मचान के टटका खंड में आपका स्वागत है। इस खंड में हम लेकर आते हैं नवीनतम रचनाएं, कहानी, कविता, किताबें। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है प्रसिद्ध कवि एवं कहानीकार फरीद खान की कहानी हरसिंगार के फूल। पार्क में अपनी जगह पर बैठकर मैंने पत्तों के दोनों से हरसिंगार के फूल निकालकर बेंच की खाली जगह पर रख दिए और उन्हें एक टक निहारने लगा। उन पर पानी की बूंदें अभी भी सूखी नहीं थीं। पार्क के केयर टेकर ने बड़े निर्दोष तरीके से पूछा, हरसिंगार का फूल तो पूजा के काम आता है, आप यहाँ क्यों लेकर आते हैं? इतना बोलकर वो चुक्कू मुक्कू मेरे सामने घास पर बैठ गया, गमले के किसी पौधे की तरह मेरी ओर झुका। मैं उसकी बात का कोई जवाब नहीं देना चाहता था, शब्दों से भी नहीं और भाव से भी नहीं। मैं अपने एकांत में अपने दुख का आनंद उठाना चाहता था, एक लंबे एकांत में जो सीने के ठीक बीच में होता है, एक मीठी सी टीस की उपस्थिति के साथ। जब हमारा प्रेम प्रसंग समाप्त हुआ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिसके हवाले से हम एक दूसरे पर कोई आरोप प्रत्यारोप लगा पाते। हमारे बीच कोई मनमुटाव या मतभेद नहीं हुआ। शायद उस रिश्ते की इतनी ही उम्र थी और हम अपने रिश्ते को और आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। बस इससे ज़्यादा हम किसी से कुछ कहना नहीं चाहते थे। मुझे दोस्तों के उपदेश नहीं चाहिए थे, रिश्तेदारों की सहानुभूति नहीं चाहिए थी, शराब का सहारा भी नहीं चाहिए था और प्रेम कथाओं की त्रासदी भी नहीं सुननी थी। मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए था जो मेरे विषाद की तल्लीनता भंग करे। मुझे खामोशी चाहिए थी। मैं अपने एकांत का अकेला रहवासी था जिसमें एक कंकड़ फेंका जाना भी मेरे लिए असहनीय था। मैं रोज़ दफ्तर से लौटकर शाम को पार्क में बैठ जाता। पेड़, पौधे, परिंदे और जवान लड़के लड़कियों की किलकारी मेरे एकांत को दुगना करती थी। सूरज का डूबना और तारों का निकलना उस अकेलेपन को और भी गहरे सहला कर जाता था। मैं जितना ज़्यादा वर्तमान में रहता था उतना ज़्यादा अकेला रहता था। मुझे न तो अपना भूत चाहिए था न भविष्य। पार्क में मैं एक खास बेंच पर ही बैठता था। मैंने कई बार महसूस किया है कि मेरे वहाँ पहुँचने पर लोग खुद ही मेरे लिए जगह छोड़ देते थे। मैंने कभी उनका चेहरा नहीं देखा, शायद तब से जब से मैंने अपना चेहरा नहीं देखा। वो कब से मेरे लिए ऐसा कर रहे थे नहीं पता। वे कब से मुझे पहचानते थे नहीं जानता। मैं तो ये भी ठीक नहीं जानता कि सचमुच वो मुझे जानते थे या सामान्य शिष्टाचार दिखाते थे। मैंने उस जगह के लिए कभी प्रतिवाद नहीं किया। वो जगह हमेशा से वहाँ थी, पहले किसी और के लिए थी जो अब मेरे लिए बन गई थी। बस कई दिनों से मेरे उस बेंच के दूसरे छोर पर कोई आकर बैठ रहा था और उठकर चला भी जाता था। बेंच के हिलने से मुझे इसका आभास होता था। वो जगह शायद उस व्यक्ति के लिए बन रही थी। मेरी तमाम इंद्रियां सजग हो उठी थीं उन दिनों। एक दिन बेंच के दूसरे छोर पर बैठे व्यक्ति का मोबाइल रिंग हुआ। उसने बात शुरू की तो आभास हुआ कि वह एक महिला है। उसकी बातें मैंने नहीं सुनी, लेकिन उसकी धीमी, परिपक्व और ठहरी हुई आवाज़ उसके अधेड़ उम्र का आभास करा रही थी। वह उसी धीमी आवाज़ में हंस रही थी, पुलकित हो रही थी। मोबाइल कट करते ही वो सिसक उठी। ये उसकी लय के बिल्कुल विपरीत था। चाहे मैं किसी को कितना भी न पहचानूं, मैं सिसकने को पहचानता हूँ। उसकी सिसक ने मुझे मजबूर कर दिया उसकी तरफ देखने को। वह इस तरह अपनी आंखें पोंछ रही थीं जैसे आंखों में कचरा पड़ गया हो। मैं इस बात पर आश्चर्य कर रहा था कि सदियों से आंखों में एक जैसे ही कचरे पड़ते रहते हैं। पार्क के बाहर जूस और सूप वालों के पास पानी की बोतल होती है। मैं उसे लेने चला गया।
ऐसे पलों में सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। जब पानी की बोतल लेकर लौटा तो वो महिला वहाँ नहीं थी। मैं फिर से अपनी जगह यंत्रवत बैठ गया। पानी पीकर उस महिला के प्रति अपनी जिज्ञासाएं शांत की कि तभी मुझे ख्याल आया कि उसकी शक्ल पुराने ज़माने की महान अभिनेत्री मीना कुमारी से मिलती है। दूसरे दिन जब मैं पार्क में जाने लगा तो पानी की एक बोतल लेकर रख लिया। पेड़ पौधे, परिंदे और जवान लड़के लड़कियों की किलकारी के बीच मैं सूरज का डूबना और तारों का निकलना देख रहा था और बढ़ते अंधेरे के साथ साथ मैं एकांत की अपनी बावड़ी में उतर रहा था। धीरे धीरे एक एक पल दम घुट जाने के डर से बिल्कुल मुक्त। कोई गुजरा होगा मेरे पास से, मुझे नहीं पता। किसी ने अजीब निगाहों से देखा होगा, मुझे नहीं पता। मैं नीले गाढ़े एकांत में जाकर अवस्थित हो गया। बेंच से उठने के पहले पानी की बोतल पर मेरा ध्यान गया। वो वैसे ही रखी थी, स्थिर। आज वो महिला नहीं आई। मैंने उसके बारे में सोचा, लेकिन बस इतना ही सोचा। इससे ज़्यादा मैं उसे वक्त नहीं देना चाहता था और पानी पी कर उठ गया। उठते ही मुझे दिल में उठी हुक की तरह ट्रेन की सीटी सुनाई दी, जो बहुत दूर से आ रही थी। मेरे मुड़ते ही वो बंद हो गई। दूसरे दिन जब मुझे बेंच के दूसरे छोर पर किसी के बैठने का आभास हुआ तो मैंने मुड़कर देखा। वही महिला थी, मीना कुमारी जैसी। पर मैंने ठीक से देखा तो वो मीना कुमारी जैसी बिल्कुल भी नहीं दिखती थी। फिर क्या चीज़ थी मीना कुमारी जैसी? कुछ पल के बाद उसका मोबाइल रिंग हुआ। फिर उसका उसी तरह हंसना, उसी तरह पुलकना। मेरा ध्यान पानी की बोतल की तरफ गया। मैंने धीरे से पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ा दी। मैं अपने एकांत की बावड़ी में एक एक सीढ़ी धीरे धीरे उतर ही रहा था कि अचानक मुझे एक सिसकी सुनाई दी, वैसी ही पहले जैसी, जिससे मेरी तंद्रा टूटी और मैंने देखा कि बेंच के दूसरे छोर पर कोई नहीं है और पानी की बोतल खाली लुढ़की पड़ी है। कौन यहाँ से सक रहा था? मुझे आभास हुआ कि मेरी आंखें भीगी हुई थी। क्या मैं सिसक रहा था? मैंने अपनी आंखें इस तरह पूछी जैसे कचरा चला गया हो। पार्क का केयर टेकर दूर खड़ा मुझे देख रहा था। उस वक्त अकेला मैं ही पार्क में था और केयर टेकर मेरे ही जाने के इंतज़ार में खड़ा था। दूसरों के लिए वो पार्क बंद करने के समय पर सीटी मारता और डंडे फटकारता चलता था, लेकिन मेरे लिए वो तब तक इंतज़ार करता था जब तक मैं खुद ही न उठकर चल दूं। मैं जब उठा तो उसने अपनी पानी की बोतल मेरी तरफ बढ़ा दी। मुझे पानी की ज़रूरत होगी ये सोचकर मुझे कृतज्ञता में उसके लिए मुस्कुराना ही पड़ा, जबकि वो ऐसे देख रहा था मानो कह रहा हो, नहीं नहीं, आपको इसके लिए मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, आप निश्चिंत होकर अपने एकांत में रहिए। अगले दिन जब वो महिला आई तो मैंने उसे देखा। मेरे एकांत से भी ज़्यादा लंबे, काले और घने थे उसके बाल, जो बेंच के नीचे घास को छू रहे थे। आज उसका मोबाइल काफ़ी देर तक रिंग नहीं हुआ, पर उसमें इस बात को लेकर कोई विचलन नहीं थी। वो अपने एकांत में थी और मैं एकांत समझता था, इसलिए उसका एकांत भंग नहीं करना चाहता था कि तभी उसने अपने एकांत में से मुझे देखा। बिना किसी कोशिश के मेरे चेहरे पर उसके लिए मुस्कान आ गई। उसने उसका मान रखा और वो भी मुस्कुराई। 1000 पन्नों की कोई किताब हवा में खुली और वापस बंद हो गई। मुस्कुराकर देखते हुए कई दिन गुजरने के बाद एक दिन मैंने बिना किसी कोशिश के ही उससे कह दिया कि मेरा घर पास में ही है। 2 पल मुझे देखते रहने के बाद वो मेरे साथ चलने के लिए उठ खड़ी हुई। सूरज अभी पूरी तरह डूबा नहीं था। हम दोनों साथ चलने लगे। मुझे आभास हुआ कि जवान लड़के लड़कियां अपनी किलकारी रोक कर हमें ही देख रहे थे और खुश हो रहे थे हमारे लिए। पार्क के केयर टेकर से मेरी नज़रें मिली तो उसने आशीर्वाद में दोनों हाथ उठा दिए। वो महिला ठिठकी। उसने केयर टेकर को देखा। केयर टेकर ने उसे देखते हुए देखा। फिर उसने जवान लड़के लड़कियों को देखा जो ये सब देख रहे थे। उसने कहा कि कोई दूसरा रास्ता है पार्क में तो उधर से भी चल सकते हैं, पार्क में तो कई रास्ते होते हैं।
मैं उसे दूसरे रास्ते से ले गया। घर पहुंचकर उसने दरवाजे पर चप्पल उतारी और मैंने देखा उसके खूबसूरत पांव कहीं मैले न हो जाएं। मैंने उसे चप्पल पहने रहने को कहा, उसने भी इनकार नहीं किया। हम दोनों लंबे समय तक चुप रहे। हम दोनों को बात करने में दिलचस्पी नहीं थी। उसने मेरे घर की एक खिड़की खोली। धूल की पूरी एक परत हवा में लहरा गई। अचानक मैं अपनी चेतना में वापस लौटा तो महसूस हुआ कि मुझे इस महिला के लिए कुछ करना चाहिए। मैंने दूसरी खिड़की खोल दी। धूल की एक पूरी परत वहाँ से भी उठी और हवा में लहराई। वो मुस्कुराई, मैं भी मुस्कुराया। बाहर खिड़की के जाले में कबूतर फड़फड़ाए। 2 पल सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं इस महिला के लिए अपनी पसंद की चाय बनाऊंगा। बहुत दिनों से टीपॉट, टिकोसी, चीनी मिट्टी के कप, तश्तरी और लकड़ी के ट्रे का इस्तेमाल नहीं हुआ था। उन सबको निकाला और साफ करके टीपॉट में चाय दम करने के लिए रख दी। मैं ट्रे में चाय का पूरा तामझाम संभाले उसके सामने पहुंचा और सेंटर टेबल पर ट्रे रख दिया। चाय के दम होने में अभी वक्त था, इसलिए मैंने अपनी खिड़कियों पर रखे गमलों में पानी देना शुरू कर दिया। काफ़ी दिनों से पानी नहीं दिया था। पौधे सूख रहे थे और कुछ सूख भी चुके थे। लगभग 10 मिनट के बाद मैंने चाय निकाली और उसके सामने पेश किया। उसने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा, फिर चाय लेकर उसे भी एक पल देखती रही। न शक्कर न दूध, सिर्फ चाय। उसने बड़े संदेह के साथ चाय को सूंघा, फिर मुंह पर लटकते अपने बाल पीछे किए और पहली घूंट ली और उसका चेहरा एकदम पुलकित हो गया। उसने एकदम हंसते हुए कहा, बहुत अच्छी चाय है, और कहते कहते उसका गला रुंध गया। वह दीवारों पर इधर उधर देखने लगी, मानो अपने एकांत से संघर्ष कर रही हो। इस दुनिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह था कि उसकी आंखों में दुनिया से कोई शिकायत नहीं थी। उसने फिर से मुस्कुराकर मुझे देखा और कुछ पल के बाद कहा, आपको कभी किसी ने कहा कि आप गुरुदत्त जैसे लगते हैं? मैं उठकर आईने के सामने खड़ा हो गया। नहीं, मैं गुरुदत्त जैसा तो बिल्कुल नहीं दिखता। उसने कहा, मैंने ये नहीं कहा कि आप गुरुदत्त जैसे दिखते हैं, मैंने कहा लगते हैं। अच्छा, हाँ, पता नहीं। हाँ, वो भी मीना कुमारी जैसी दिखती नहीं थी, लगती थी। अब हम रोज़ पहले पार्क में मिलते, थोड़ी देर वहाँ बैठकर सूरज का डूबना देखते, फिर घर चले आते। घर में चाय पीते और चुपचाप 2-3 घंटा गुजर। एक दिन मैंने उसके जाते वक्त अपनी बाइक से उसे घर या कहीं भी जहाँ वो चाहे छोड़ देने को कहा, तो उसने इसके लिए शुक्रिया कहा और बताया कि वो अपनी गाड़ी लेकर आई है। फिर वो घर से निकलकर जाती रहती और मैं चलते चलते यूं ही किसी के मिल जाने को देखता रहता। एक दिन वो पत्ते के धोने में हरसिंगार के फूल लेकर आई। उसने खुद ही मेरे फ्लावर वास को धोया हो, जिसमें रंग बिरंगे पत्थर रखे होते थे, और उसमें पानी डालकर हरसिंगार के फूल रख दिए। हरसिंगार के फूल पानी की सतह पर तैरने लगे। उसे ज़रूर हरसिंगार के फूल पसंद होंगे, जिसे मेरे घर तक लाने के लिए मशक्क़त करनी पड़ी होगी, वरना फूलों की दुकानों में अमूमन मैंने हरसिंगार के फूल नहीं देखे हैं। उनकी खुशबुओं ने मुझे अपनी बावड़ी से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। बाहर निकलकर मैंने देखा कि उसने अपने पर्स से लाल कपड़े में लिपटा एक मंगलसूत्र निकाला। मुझे याद आया कि इसके पहले उसे कभी मंगलसूत्र में नहीं देखा था। उसने मेरी तरफ पीठ करके आईने के सामने जाकर मंगलसूत्र पहनने की कोशिश की, जिसके लिए उसने अपने काले घने लंबे बाल आगे किए। उसका समूचा त्रिभंगी शरीर मेरे सामने था। वो जब मेरे सामने मुड़ी तो मुझे लगा था कि वह मुझे देखते हुए देखेगी, लेकिन उसने नहीं देखा। एक दिन उसने चाय पीकर पूछा कि कौन सी चाय है यह। मैंने डब्बा लाकर दिखाया। उसने डब्बा खोलकर उसकी खुशबुओं को अपनी सांसों में खींचा और कई पलों तक अपनी छाती में उन्हें रोक कर रखा। इसके बाद मैं जब भी उसे चाय पिलाता तो वो चाय पत्ती का डब्बा भी उसके सामने रख देता था, जिसे देखकर वो चहक उठती थी। हरसिंगार के फूल और चाय हमारा रोज़ का नियम बन गया। एक दिन वो नहीं आई, लेकिन मैंने अपना नियम नहीं तोड़ा।
वो दूसरे, तीसरे, चौथे दिन भी नहीं आई। फिर वो कभी नहीं आई। मैं फिर से इन सब से निर्लिप्त होकर अपने एकांत की बावड़ी में उतरने लगा। मुझे बावड़ी की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए अब दिक्कत नहीं होती थी। मैं पहले की तरह ही फिर से रोज़ दफ्तर से लौटकर शाम को पार्क में बैठ जाता। फिर से पेड़ पौधे, परिंदे और जवान लड़के लड़कियों की किलकारी, फिर से सूरज का डूबना और तारों का निकलना, फिर से मेरे साथ न भूत था न भविष्य। एक दिन पार्क के केयर टेकर ने पूछा कि आजकल वो मर्सिडीज़ वाली मैडम नहीं आ रही हैं। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक पल रुका। फिर उसके हाथ से पानी की बोतल लेकर पानी पिया और घर चला आया। मैं हरसिंगार का फूल तो नहीं ला सका, लेकिन इन दिनों मेरी आदत हो गई थी चाय पीकर चाय पत्ती सूंघना। कुछ दिनों के बाद एक अखबार में शोक संदेश के साथ उसी महिला की तस्वीर छपी थी। प्राजक्ता उसका नाम था। एक दिन के बाद उसकी शोक सभा रखी गई थी एक बड़े से बैंक्वेट हॉल में, मेरे घर से लगभग 50 किलोमीटर दूर। संदेश में लिखा था कि हृदय गति रुक जाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। उस दिन मैंने दफ्तर से छुट्टी ले ली। बॉस ने पूछा कारण क्या है, लेकिन मैं अपने गहरे मौन के साथ छेड़छाड़ सहन नहीं कर पा रहा था। मैंने फ़ोन काट दिया। मैंने अपने घर की सभी खिड़कियां बंद करके अंधेरा कर लिया और तकिए में मुंह घुसाकर लेट गया। दूसरे दिन शोक सभा में शहर के बड़े बड़े लोग आए हुए थे, नेता, अभिनेता सब। प्राजक्ता एक बड़े प्रोड्यूसर की पत्नी थी। उसकी 20 साल की बेटी ने उसकी तरह ही सिसक सिसक कर अपनी संवेदना प्रकट की। उसका चेहरा भी उससे काफ़ी मिलता जुलता था। उसकी आंखें सूज गई थीं, शायद रोते रोते। उसने बताया कि संगीत में उसकी माँ ही उसकी असली गुरु थी। वह बोल रही थी कि उसने पार्श्व गायिका के रूप में जो भी पुरस्कार जीते, आज वो सब उसने अपनी माँ को समर्पित किया। मंच के बीचों बीच प्राजक्ता की बड़ी सी तस्वीर लगी थी। उसकी आंखें मुझ पर ही थीं, जिसमें कोई शिकायत नहीं थी। उसे कुछ तो बोलना चाहिए था, साथ मिलकर रोना चाहिए था। मैं नजरें झुकाए बैठा रहा। एक बड़े सितार वादक ने भी संवेदना प्रकट की। उन्होंने कहा कि प्राजक्ता उनकी प्रिय शिष्या थी। अगर उसने शादी के बाद संगीत नहीं छोड़ा होता तो आज उसका नाम बड़े संगीतकारों में शुमार होता, लेकिन उसने परिवार के लिए अपना बलिदान दे दिया। आजकल त्याग का ऐसा उदाहरण दुर्लभ है। वह देवी थी, देवी। उसके पति ने रोते रोते कहा कि आज वो जो कुछ भी है प्राजक्ता की वजह से है। उसने परिवार की तरफ से बेफिक्र करके अपने पति के करियर में बहुत सहयोग किया था। वो कह रहा था कि उसके बिना वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत सारे लोगों ने संवेदनाएं प्रकट की। बहुत सारे लोगों ने पुष्प अर्पित किए। मैं अपने एकांत की बावड़ी में उतरकर उससे मिलने चला गया। बैंक्वेट हॉल के केयरटेकर ने मुझे जगाया और कहा, साहब चलो, बंद करना है। सब लोग जा चुके थे। घर आकर मैंने चाय बनाई। चाय की खुशबू अपनी सांसों में भरकर पार्क में चला गया। वहाँ मैं अपनी जगह बैठ गया। थोड़ी देर बाद बेंच के दूसरे छोर पर किसी के बैठने से बेंच हिली। मैं अचानक सिहर उठा। जब तक पार्क के केयरटेकर की आवाज़ मेरे कानों में गई, उसने उस व्यक्ति को उठा दिया। आप उधर जाकर बैठो, यहाँ एक मैडम बैठी हैं, अभी पानी लेने बाहर गई हैं। उस दिन के बाद जब भी मैं उस बेंच पर बैठता था तो केयरटेकर दूसरे छोर पर किसी और को बैठने नहीं देता था। वो प्राजक्ता की सीट थी। तभी सीने के ठीक बीच में किसी टीस की तरह बहुत दूर से ट्रेन की सीटी की आवाज आई। मेरी ट्रेन छूट रही है। मचान के अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।